मैं डॉक्टर विजय कुमार, हिंदी प्राध्यापक, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज फलकनुमा के द्वितीय भाषा सेकंड लैंग्वेज हिंदी के सभी छात्र छात्राओं को मेरा शुभाशीष। आज मैं इस वीडियो लेसन में प्रसिद्ध साहित्यकार विष्णु प्रभाकर का परिचय दे रहा हूँ और परिचय के साथ साथ इनका प्रसिद्ध पाठ धरती का स्वर्ग जो हम पढ़ने वाले हैं। तो इस पाठ में मुख्य रूप से 6 बिंदुओं पर आप लोग ध्यान दीजिए। जैसे देखिए, जन्म सन 1912, उनका जन्म स्थान मीरानपुर नामक गांव, और फिर जिला मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश। ये कुछ बातें हैं जो आप लोगों को याद रखनी है। और फिर मृत्यु, खास करके देखिए जन्म और मृत्यु के बारे में प्रश्न पूछे जाते हैं, चाहे इंटरनल हो चाहे देखिए आपके जो वो पब्लिक एग्ज़ाम हो। तो इनकी मृत्यु 11 अप्रैल 2009 में हुआ। और फिर इनका परिवार, शिक्षा दीक्षा, प्रमुख रचनाएं, पुरस्कार, सम्मान आदि जो हम आगे चल कर के जब हम इस पाठ में जब इनका परिचय पढ़ेंगे तब ये सारी चीज़ें हम देखने वाले हैं। तो हम आज पढ़ने जा रहे हैं प्रसिद्ध पाठ विष्णु प्रभाकर जी का, जिसका नाम है धरती का स्वर्ग। तो इस धरती का स्वर्ग में धरती का स्वर्ग किसे कहा जाता है, पहले तो ये बात क्लियर होनी चाहिए। तो कश्मीर को धरती का स्वर्ग कहा जाता है और कश्मीर झीलों के लिए प्रसिद्ध है। तो यहाँ पर देखिए, मैं 10 झीलों के नाम यहाँ पर स्क्रीन पर आप देखिए। पहला झील का नाम है डल झील, फिर उलर, नगीन, अचार, मानसबल, गंधारबल, शेषनाग, कौसरनाग, अफरावत, होकरसर। तो ये 10 झीलों के बारे में आगे भी देखिए इनके बारे में पढ़ा जाएगा। तो मैं यहाँ पर देखिए खास करके आप लोगों को याद रहने के लिए, क्योंकि जब हम किसी चीज़ को हाईलाइट करते हैं तो याद रह जाती है। तो इन 10 झीलों को देखिए आप याद रखिए, क्योंकि कभी भी अगर ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि धरती का स्वर्ग पाठ में जिन झीलों का वर्णन किया गया है उनके नाम लिखिए, तो इस तरह का भी प्रश्न पूछा जाता है। तो यार 10 में से एक ही दे दिए, आप लोग 4-5 भी झीलों के नाम लिख देंगे तो आपका जो आंसर है, आपका जो उत्तर है सही हो जाएगा। इसीलिए मैं यहाँ पर इसको देखिए हाईलाइट किया हूँ। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर देखिए धरती का स्वर्ग। अब ये देखिए गद्य दर्पण का पहला पाठ है आपके सिलेबस का, और जिसका नाम है धरती का स्वर्ग। तो मेरे साथ आप लोग भी पढ़िए। तो ये देखिए यहाँ पर उनका परिचय दिया गया है, तो मैं पढ़ रहा हूँ और आप लोग भी मेरे साथ पढ़िए। विष्णु प्रभाकर का जन्म उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले के मीरनपुर नामक ग्राम में 1912 में हुआ था। उनकी बीए तथा प्रभाकर तक की शिक्षा पंजाब में हुई। सबसे पहले उन्होंने पंजाब में ही एक सरकारी कार्यालय में नौकरी की। अब यहाँ पर देखिए बीए तथा प्रभाकर। अब ये देखिए प्रभाकर एक डिग्री है, लेकिन यहाँ पर देखिए उनका नाम केवल विष्णु है। वह प्रभाकर की डिग्री प्राप्त करने के कारण उसका नाम विष्णु प्रभाकर पड़ा। तो उनका देखिए जो नाम है वह विष्णु ही है। प्रभाकर इसलिए कहा जाता है कि उन्होंने प्रभाकर की डिग्री प्राप्त की थी। कुछ समय सबसे पहले उन्होंने पंजाब में ही एक सरकारी कार्यालय में नौकरी की। अब देखिए ये इतने बड़े साहित्यकार हैं, लेकिन इनकी जो ज़िंदगी की जो शुरुआत है वह देखिए एक कार्यालय में हुई थी, अर्थात किसी कॉलेज में या किसी यूनिवर्सिटी में नहीं। कुछ समय के बाद आकाशवाणी दिल्ली केंद्र में नाटक विभाग के एक अधिकारी के रूप में भी उन्होंने काम किया। अब देखिए ये जो साहित्यकार होते हैं, इन लोगों का मन यहाँ वहाँ नहीं लगता है, क्योंकि ये थोड़ा लिटरेचर में इनका ज़्यादा ध्यान रहता है। इसीलिए देखिए ये सरकारी नौकरी ज़्यादा दिनों तक नहीं किए और फिर इनका पसंदीदा क्षेत्र आकाशवाणी में गए, जहाँ पर देखिए बहुत कुछ किया जा सकता है, या फिर अपनी जो रचनाएं हैं उनकी कहानियाँ बनाकर या कुछ यानी साहित्यिक गतिविधियाँ यहाँ पर शुरू कर सकते हैं। इसीलिए उन्होंने बाद में आकाशवाणी ज्वाइन की, और वो भी देखिए दिल्ली केंद्र में।
कुछ वर्षों के बाद आकाशवाणी से निकलकर स्वतंत्र लेखन में संलग्न हो गए। अब देखिए साहित्यकार है, उनको लिखे पढ़े बिना उनको चैन नहीं आता है, तो वहाँ पर भी देखिए ज़्यादा दिनों तक वे नहीं रहे और फिर स्वतंत्र लेखन में संलग्न हो गए। विष्णु प्रभाकर ने साहित्य की विभिन्न विधाओं में सफलतापूर्वक रचनाएं की है। अब यहाँ पर देखिए विभिन्न विधाएं, अब देखिए हिंदी साहित्य की कई विधाएं हैं, अब जिनमें देखिए उपन्यास है, कहानी है, कविता है, नाटक है, निबंध है, ये सारी देखिए विधाएं हैं सर। तो विधा का मतलब है एक तरीका लिखने का, एक तरीका। आदि और अंत, संघर्ष के बाद उनके कहानी संग्रह है। अब देखिए कभी प्रश्न पूछा जा सकता है कि विष्णु प्रभाकर के प्रसिद्ध कहानी संग्रहों के नाम क्या है। तो ऐसे में देखिए आप लोग याद रखिए, आदि और अंत, संघर्ष के बाद, इनके दो ही कहानी संग्रह है। ढलती रात और स्वप्नमयी उनके उपन्यास है, अर्थात दो कहानी संग्रह है और इनके दो उपन्यास है। कभी कभी दो उपन्यास के विषय में भी पूछा जा सकता है। तो उपन्यासों के नाम है ढलती रात और स्वप्नमयी। नवभारत उनका प्रसिद्ध नाटक है। अब देखिए नाटक का नाम यहाँ पर दिया गया है नवभारत। अब ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि विष्णु प्रभाकर के प्रसिद्ध नाटक का नाम क्या है। तो नवभारत आप लोग याद रखिए। उसके बाद देखिए डॉक्टर तथा प्रकाश और परछाइयाँ उनके प्रसिद्ध एकांकी है। तो अभी तक देखिए नाटक, उपन्यास और कहानी संग्रह के बाद देखिए इनकी एकांकी का नाम है डॉक्टर तथा प्रकाश और परछाइयाँ, उनके प्रसिद्ध एकांकी है। उनका नाट्य साहित्य रंगमंच, रेडियो, दूरदर्शन आदि के द्वारा प्रदर्शित तथा प्रसारित हुआ है। विष्णु प्रभाकर जीवनी लेखक भी है, ध्यान दीजिए। बंगला कथाकार शरद चंद्र के जीवन की प्रमुख घटनाओं पर आधारित उनकी आत्मकथात्मक जीवनी आवारा मसीहा प्रसिद्ध रचना है। इस आवारा मसीहा में विष्णु प्रभाकर ने प्रसिद्ध बंगला कथाकार शरद चंद्र के जीवन के बारे में इस पुस्तक में देखिए वर्णन किया गया है और ये जो उनकी पुस्तक है बहुत ही प्रसिद्ध रही है। इस रचना पर उन्हें सन 1993 यानी 1993 में साहित्य अकादमी द्वारा पुरस्कार मिला। अब देखिए इनकी जो रचना है वह प्रसिद्ध तो है ही, प्रसिद्धि के साथ साथ देखिए इनको पुरस्कार भी मिला है। अकादमी द्वारा साहित्य अकादमी द्वारा पुरस्कार इनको मिला है। तो ये आवारा मसीहा आप इनको याद रखिए। अमर रहिए भगत सिंह तथा सरदार वल्लभ भाई पटेल जीवनी साहित्य है। आप देखिए सरदार भगत सिंह और सरदार वल्लभ भाई पटेल ये दोनों भी देखिए, एक तो देखिए स्वतंत्रता पूर्व बहुत बड़े देश प्रेमी और स्वतंत्रता के बाद जो देखिए हमारे पहले गृह मंत्री बने थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, इन दोनों के जीवन को लेकर भी इन्होंने देखिए किताबें लिखी है। जाने अनजाने, कुछ शब्द कुछ रेखाएं, यादों की तीर्थ यात्रा संस्मरण साहित्य है। जमुना गंगा के नहर में, ज्योतिपुंज हिमालय, अभियान और यात्राएं, यात्रा व्रत है। अर्थात देखिए इन्होंने हिंदी साहित्य की जितनी भी विधाएं हैं हर विधा में इन्होंने अपनी कलम चलाई है। जन समाज और संस्कृति और क्या खोया क्या पाया निबंध संग्रह है। उनकी साहित्य सेवा को ध्यान में रखते हुए समय समय पर कई पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। सन 1955 यानी 1955 में राहुल सांकृत्यायन पुरस्कार और सन 2004 में भारत सरकार ने उन्हें पद्म भूषण पुरस्कार से गौरवान्वित किया। तो ये भी कभी प्रश्न पूछा जा सकता है कि विष्णु प्रभाकर को भारत सरकार ने कौन सा पुरस्कार दिया था। तो आप लोगों को याद रहना चाहिए उस पुरस्कार का नाम है पद्म भूषण। पद्म भूषण, पद्म विभूषण, पद्मश्री, भारत रत्न, ये देखिए बड़े बड़े पुरस्कार है जो महान लोगों को या जिन्होंने देखिए अपनी कुछ उपलब्धि दर्ज कराई है ऐसे लोगों को ही प्राप्त होता है। विष्णु प्रभाकर गांधीवादी लेखक है। उनके साहित्य में यथार्थ तथा आदर्श का सुंदर समन्वय हुआ है। सामाजिक कुरीतियों पर उन्होंने तीखा प्रहार किया है। उनका निधन 11 अप्रैल सन 2009 में हुआ।
तो इनका जन्म हुआ था, आप लोगों को याद नहीं होगा, मैं याद दिला दूंगा, सन 1912 में इनका जन्म हुआ था और इनकी मृत्यु हुई है सन 2009 में। यानी लगभग देखिए 97 वर्ष, यानी बहुत ही ज़्यादा अवधि इनको प्राप्त हुई है, बहुत दिनों तक जीवित रहे, लगभग देखिए 97 इस तक वर्ष तक ये जीवित रहे। और इस जीवन में इन्होंने देखिए बहुत कुछ लिखा, बहुत कुछ उन्होंने हिंदी साहित्य को दिया है। अब ये आप आगे बढ़ते हैं, ये स्क्रीन पर आप लोग आप देखिए, प्रस्तुत पाठ धरती का स्वर्ग में लेखक ने भारत की धरती का स्वर्ग कश्मीर का सुंदर वर्णन किया है। आप देखिए भारत में धरती का स्वर्ग किसे कहा जाता है, तो इस तरह का भी प्रश्न पूछा जा सकता है। तो भारत में धरती का स्वर्ग कश्मीर को कहा जाता है, ये बात याद रखिए। वहाँ के पर्वत, पेड़, झील आदि प्राकृतिक शोभा का प्रभावशाली तथा मनोहारी चित्रण उन्होंने किया है। इस यात्रा वर्णन में लेखक का कश्मीर के प्रति प्रेम दिखाई देता है। उनके शब्दों में कश्मीर के सौंदर्य को यथावत प्रस्तुत करने का अद्भुत कौशल है, अर्थात यथावत उन्होंने देखिए प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। अब देखिए हम लोगों का कश्मीर जाना होगा नहीं होगा ये तो भविष्य की बात है। मैं तो देखिए अपने जीवन में एक बार अवश्य तो कश्मीर जाना चाहता हूँ और पता नहीं कब योग आएगा वो जाने का। लेकिन इस पाठ के माध्यम से हम लोग धरती के स्वर्ग कश्मीर को जानने का प्रयत्न करेंगे। अब यहाँ पर देखिए मूल पाठ यहाँ पर आरंभ हो रहा है। अब देखिए पहला वाक्य है लेखक का, अभी अभी उस भूस्वर्ग से लौटा हूँ, सहसा एक घटना की याद हो आई। कई वर्ष पूर्व विश्व का भ्रमण करने वाले एक जर्मन पर्यटक से भेंट हो गई थी। वह 44 वर्ष 44 ईयर्स 44 वर्ष से निरंतर घूम रहे थे। शरीर वृद्ध हो आया था, आँखों की ज्योति क्षीण हो चली थी, लेकिन क्षीण नहीं हो रहा था उनका उत्साह। मैंने उनसे कहा, आँखों की ज्योति इसी तरह क्षीण होती रही तो आपकी यात्रा आप समाप्त हो जाएगी। दृढ़ स्वर में उस वृद्ध पर्यटक ने उत्तर दिया, यदि मेरी यात्रा रुक गई तो मैं निश्चय ही अंधा हो जाऊंगा। घूमते रहने से मेरी आंखें ठीक रही है, नई नई चीज़ें देखता हूँ तो ज्योति जैसे लौट आती है। और इसीलिए देखिए कई लोग देखिए हर वर्ष में एक आध बार कहीं ना कहीं जाते हैं, टूर पर जाते हैं और नई नई चीज़ों को देखने का प्रयत्न करते हैं। तो कहा जाता है कि जब आप नई नई चीज़ें देखेंगे तो आपकी जो रोशनी है कभी कम नहीं होगी, आपकी जो ज्योति है, आपकी जो आँखों की जो रोशनी है कभी कम होने वाली नहीं है। इसीलिए देखिए हमें भी कहीं ना कहीं भ्रमण करते रहना चाहिए, कुछ न कुछ नई चीज़ें देखती रहनी चाहिए। उस दिन नहीं समझा था, लेकिन आज निश्चय ही कह सकता हूँ कि वह सत्य कह रहे थे। यदि वे महाशय भूस्वर्ग कश्मीर की यात्रा कर सके होंगे तो निश्चय ही उनके नेत्रों की ज्योति सदा के लिए लौट आई ही होगी। राज तरंगिणी के कवि ने लिखा है कि तीनों लोकों में रत्नों को पैदा करने वाली धरती सबसे सुंदर है। अब देखिए ये संस्कृत की रचना है राज तरंगिणी, और राज तरंगिणी में कश्मीर का जो इतिहास है उस इतिहास को लिखा गया है। और इस राज तरंगिणी किताब में कहा गया है कि तीनों लोकों में रत्नों को पैदा करने वाली धरती सबसे सुंदर है और वह है कश्मीर। ठीक है, उसके उत्तर दिशा में कुबेर का लोक है, उससे अधिक सुंदर गिरिराज हिमाचल है, हिमाचल से भी अधिक सुंदर है उसकी गोद में बसा हुआ देश कश्मीर। यहाँ की हरित वसना धरती हर क्षण इंद्रधनुष के रंगों से आँख मिचौनी खेला करती है। अब देखिए हरित वसना धरती, हरित वसना का मतलब है हरी भरी धरती, जो देखिए 12 महीनों हरी रहती है सर। और ख़ास करके देखिए कश्मीर की एक खासियत है कि वह वर्ष के 12 महीने भी हरी दिखती है। लेकिन 1990 के बाद इस हरी भरी धरती को लहूलुहान किया गया और वहाँ पर देखिए आतंकवाद बढ़ा। खैर अभी तो कम हो गया है, अब धीरे धीरे कम हो जाएगा। हम लोग ऐसी उम्मीद करते हैं, आशा करते हैं कि कश्मीर देखिए पहले जैसा हो जाएगा। खैर ऊपर हिम शिखर धवल हास्य बिखेरते हैं,
नीचे आंगन में मोती के समान जल वाली कलकल निनाद करती सरिताएं और कमल वनों से ढकी नीलवर्णी झीलें खिलवाड़ करती हैं और रजत वर्ण निर्जर सदा हंसते ही रहते हैं। इस घाटी में दीर्घजीवी पवित्र चिनार की पूजा होती है। अब देखिए, चिनार एक पेड़ का नाम है। कहा जाता है कि कश्मीर में लोग इनकी पूजा करते हैं और ये दीर्घजीवी होता है। और ये भी कहा जाता है कि चिनार की पूजा करने से हमें भी दीर्घ जीवन मिलता है। और हर कोई चाहता है कि भाई हम ज़्यादा से ज़्यादा जिए, हज़ारों साल जिए, है कि नहीं? हर एक कोई चाहता है। लेकिन ये तो देखिए ऊपर वाले की मर्जी है। जब हमारी डोर टूट जाती है तो हमें तो जाना ही पड़ता है। खैर, तो ये कश्मीर के देखिए प्रसिद्ध वृक्षों के नाम, पेड़ों के नाम हैं सफ़ेदे, चीड़, देवदार, विलो, अखरोट और बादाम के वृक्ष वहाँ के हिंडोले में झूला करते हैं। ये सारे देखिए वहाँ के प्रसिद्ध पेड़ हैं कश्मीर के। केसर की सुरभि, शाली की महक और फूलों की सुगंध हर क्षण मनुष्य का मन लुभाया करती है। अब हम आगे बढ़ते हैं और दूसरा यहाँ पर देखिए, स्क्रीन पर देखिए, दूसरा पेज आ गया है। हाँ, किसी दिन यहाँ मेघदूत की 100 बालाएँ और किन्नर कुमारिकाएँ अपने नुपुरों की ध्वनि से देवताओं के दिलों में हिलोरे पैदा करती थी। यही कालिदास, मम्मट, सोमदेव और क्षेमेंद्र, ये सारे देखिए संस्कृत के प्राचीन कवि है। लल्लेश्वरी और मजहूर ने काव्य की प्रेरणा पाई है। यही नीलकंठ शंकर का निवास स्थान है। सचमुच यह पृथ्वी का नंदन कानन है। देखिए, यह पृथ्वी का नंदन कानन है। इस प्रदेश में जाने को किसका मन न करता होगा। फिर शहर के शौकीन व्यक्तियों की भी तो बात ही क्या। जहांगीर ने मृत्यु से पूर्व अंतिम बार यही शब्द कहे थे, कश्मीर और कुछ नहीं। तो देखिए, जब जहांगीर कश्मीर को गए तो वहाँ का जो सौंदर्य उनको देखा तो उनको लगा कि भाई इस पृथ्वी पर कश्मीर से सुंदर कोई धरती नहीं है। डल झील में अपने हाउस बोट, आप सबसे पहले देखिए नाम आ रहा है डल झील। इससे पहले भी देखिए मैंने 10 झीलों के नाम आप लोगों को दिए हैं ताकि आप लोग उनको याद रख सके। तो सबसे पहले देखिए डल झील का वर्णन यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो डल झील में अपने हाउस बोट अलजीरा में बैठा हुआ मैं यही सब सोच रहा हूँ और देख रहा हूँ कि धीरे धीरे प्रभात की अरुणिमा पहाड़ियों पर से होकर घाटी में उतरती आ रही है। दाहिनी ओर के शिखरों पर मेघ इस प्रकार लेटे हैं मानो प्रेमी और प्रेमिका रात की खुमारी के बाद ही अलग न होना चाहते हो। ठीक सामने के शिखर पर शंकराचार्य मानो इस घाटी के प्रहरी हो। अब देखिए, ये डल झील का वर्णन है। वहाँ के देखिए आसपास के बारे में लिखा गया कि भाई कैसे कैसे देखिए वहाँ के पहाड़ उनके आजू बाजू में हैं। सहसा 2 बतखें तैरती हुई आई और दाहिनी ओर सूखी जमीन पर शांत होकर बैठ गई। अब देखिए, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि सचमुच मैं डल झील में अलजीरा में बैठा हूँ और मेरे आंखों के सामने ही 2 बतखें तैरते हुई आती है और सूखी जमीन पर बैठ गई हो। देख रहा हूँ वे कई दिन से इसी प्रकार आती है और शांत होकर बैठ जाती है। कभी कभी कमल वन के बीच तैरती हुई ये श्वेत बतखें ऐसे लगती है जैसे कमल पुष्पों को सूर्य का संदेश दे रही हो। तभी इधर उधर से शिकारे लेकर कश्मीरी नारियां अपने काम पर निकल पड़ती है। चारों ओर खेत ही खेत देखता हूँ और देखता हूँ उनमें काम करती हुई इन नारियों को। और ये नारियां ही क्यों, कश्मीरी किशोर भी शिकारों पर बैठकर झील के वक्ष पर बहे जा रहे हैं। कमल वनों में रजत वर्ण कमल सिर ऊंचा किए खड़े हैं। झील के वृक्ष पर शिकारों में बहुत ये बहते ये किशोर और किशोरियाँ भी कुछ कुछ उन रक्त कमलों जैसे लग रहे हैं। रक्त कमल का मतलब है लाल रंग के कमल। और वहाँ के जो अगर कहा जाता है कि जो कश्मीर के जो लोग हैं ज़्यादातर गोरे, लाल लाल गोरे रहते हैं। और ये कारण ये भी हो सकता है कि वहाँ पर देखिए हमेशा देखिए ठंडी रहता है। तो ठंड में देखिए लोग देखिए, क्योंकि
धूप में देखिए हमारी तो त्वचा काली हो जाती है, लेकिन ठंड में देखिए गोरी रहती है। और ये इसीलिए देखिए वो लोग लाल लाल दिखते हैं, जैसे देखिए कमल के फूल की तरह। व्यापारी भी है जो कि शिकारों पर माल सजाकर नाव नाव में जाकर बेचते हैं। प्रकाश बढ़ रहा है, उसी के साथ साथ वातावरण में भीनी भीनी गूंज उभरती है। दूर किनारे पर आवागमन शुरू हो जाता है और सवेरे की धूप पहाड़ियों पर चमक उठती है। अब ये देखिए, जहाँ पर देखिए जीता जागता चित्र हमारे सामने प्रस्तुत किया जा रहा है, क्योंकि अभी देखिए विष्णु प्रभाकर जी डल झील में अपने अलजीरा में बैठे हुए हैं और वहाँ का जो वातावरण है, जो भी उनको महसूस हो रहा है, वो सारी बातें यहाँ पर लिखते जा रहे हैं। मानो मुस्कुराकर उन्हें बधाई दे रही हो। झील में पड़ता हुआ उनका प्रतिबिंब घाटी के सौंदर्य को निखार देता है। आकाश के विस्तार में वहाँ चपल मेघ शावक निकल पड़े हैं। उनकी परछाइयाँ झील को और सुंदर और भी मादक कर देती है। तभी पीछे से आकर अब्दुल्ला कहता है, चाय पी लीजिए साहब। अब देखिए अपने डल झील में कालजीरा में बैठे थे और वहाँ की जो सुंदरता है, उस सुंदरता को देखने में मगन हो गए थे। और इतने में देखिए अब्दुल्ला नाम का, शायद वो कोई उनका चपरासी वो कोई है और उसका नाम है अब्दुल्ला, और वो आकर के देखिए उनको कहते हैं कि चाय पी लीजिए साहब। तो अब इनको चाय पीने का भी भान नहीं रहा है और ये इस तरह देखिए खो गए हैं कश्मीर के सौंदर्य में। चाय पीते पीते मुझे अपने मित्र की याद आ जाती है। रूस में कहीं एक झील किनारे हम खड़े थे। तीनों ओर से पहाड़ियों से घिरी वह छोटी सी झील दर्पण सी सुंदर थी। मित्र बोले, कहीं देखिए ऐसी सुंदर झील। मैंने आश्चर्य से 1 मिनट उनकी ओर देखा और कहा, क्यों, कश्मीर गए हो कभी? देखिए वहाँ की झीलें, डल, उलर, नगीन, अचार, मानसबल, गंधारबल, शेषनाग, कौसरनाग, अफरावत, होकरसर। अब ये 10 झीलों के बारे में इससे पहले भी शुरुआत में मैंने लिख दिया है, तो यहाँ पर देखिए फिर से एक बार मैं इसको पढ़ रहा हूँ ताकि आप लोग इसको ध्यान में रख सके। अब यहाँ पर लगभग देखिए 10 झीलों का नाम दिया गया है। इनमें से कम एक 4-5 झीलों के नाम भी अगर आप लोगों को याद रह जाएंगे तो वो बहुत अच्छी बात रहेगी। तो मैं फिर से देखिए झीलों के बारे में, यानी झीलों के नाम पढ़ रहा हूँ। डल, उलर, नगीन, अचार, मानसबल, गंधारबल, शेषनाग, कौसरनाग, अफरावत, होकरसर। मैं बोलता चला जा रहा था और वे मेरे मुंह की ओर देख रहे थे। चेहरे पर एक रंग आता था, एक जाता था। उन्होंने धीरे से मेरा हाथ पकड़ा और कहा, मुझे कश्मीर जाने का अवसर नहीं मिला। मैंने उत्तर दिया, तब तुम निश्चय ही अभागे हो। एक बार अवश्य कश्मीर जाओ, कम से कम झीलें देखने के लिए ही। सोचते सोचते मुझे भी हंसी आ गई। हम लोगों की यह विशेषता हो गई है कि विदेशों में जाकर अति उत्साह में अपने देश की निंदा करते हैं। मैं स्विट्जरलैंड नहीं गया, पर एक साहित्यिक बंधु ने कहीं लिखा है, स्विस दृश्य को देखकर उसका अतिशय सौंदर्य मन में सजीव सा जमता नहीं है। कुछ ऐसे जान पड़ता है कि एक रंगीन चित्र देख रहे हो। इस पर टिप्पणी करने की आवश्यकता नहीं है, परंतु कश्मीर के संबंध में यह निश्चय से कहा जा सकता है कि वह रंगीन चित्र मात्र नहीं है, सचमुच सजीव है। अब यहाँ पर देखिए कश्मीर और स्विट्जरलैंड को भी देखिए हरा भरा देश माना जाता है, बहुत ही सुंदर देश माना जाता है। लेकिन यहाँ पर देखिए विष्णु प्रभाकर का कहना है कि स्विट्जरलैंड से भी हमारा कश्मीर सुंदर है। स्विट्जरलैंड को देखने के बाद ऐसा लगता है कि भाई कोई कृत्रिम हो, जिसको बनाया गया हो, जो देखिए प्राकृतिक नहीं हो। लेकिन ये जो हमारा कश्मीर है वो नेचुरल सुंदर लगता है, प्राकृतिक रूप से सुंदर लगता है। उसको हम जी सकते हैं, भोग सकते हैं। 5 मील लंबी और 2 मील चौड़ी इस डल को ही देखता हूँ। देखिए कई बार ऐसा प्रश्न पूछा जा सकता है कि डल झील की लंबाई और चौड़ाई कितनी है। तो इनकी देखिए लंबाई है 5 मील और इनकी चौड़ाई है 2 मील। तो इस दोनों बातों को याद रखिए, 5 मील लंबी और 2 मील चौड़ी। जीवन से जैसे उमड़ी पड़ती है, इनमें कमल मुस्कुराते हैं, कुमुदनी लजाती है।
उसके तैरते उपवन नावचर सैलानी को अचरज से भर देते हैं। और रात को जब असंख्य प्रकाश दीप इसमें झांकते हैं तो नंदन कानन की छवि नयनों में उठती है। फौलाद भी पंखुड़ियों की तरह रोमांचित हो जाता है। चाय न जाने कब की समाप्त हो गई, हमें नगीन पहुंचना है। नगीन जो नाना खेलों के लिए प्रसिद्ध है, जो छोटी सी स्वच्छ जल की झील है जिसमें युवक युवतियां तैरते हैं। अब देखिए यहाँ पर स्क्रीन पर देखिए, अभी नया पेज आ गया है। युवक युवतियां तैरते हैं। अब देखिए पहले डल झील का वर्णन हो गया, अब फिर देखिए नगीन का चल रहा है। तो ये झीलों के नाम भी याद रखिए। नाव खेते हैं, मैं आत्मविस्मृत सा कहीं का कहीं पहुंच जाता हूँ। उस दिन संध्या हो आई थी। नगीन के तट पर क्लब में कश्मीर का लोक संगीत मुखरित हो रहा था, पर मैं देख रहा था कि नगीन के जल को जो संगीत की मधुर ध्वनि से स्तब्ध हो रहा था। कभी कोई रोमानी युवक या युवती नाव लेकर आते, मादकता से खिलखिलाते, तब जैसे उनकी आत्मा की तरह वह भी प्रेम की सिहरन से तरल हो उठती। सहसा एक मित्र बोल उठे थे, मैं मानसबल गया था, क्या गरिमा है। अब देखिए डल, चिनार और मानसबल, नगीन और मानसबल, चारों ओर ऊंचे धवल शिखर राजसी मुद्रा में खड़े हैं। चारों ओर देखिए ऊंचे धवल शिखर, ऊंचे धवल माने सफ़ेद। अब देखिए वहाँ पर बर्फ़ इतनी रहती है कि पूरा बर्फ़ से ढका होता है वहाँ के जो पहाड़ है, वहाँ के जो ये है, हाँ, मुद्रा में खड़े हैं, मानो उसकी स्वच्छता और सुंदरता को निहार रहे हो। छू न सकते हो कि कहीं वह मैली न हो जाए। वह सबसे गहरी है। उसका हरित नील जल उसे अद्भुत सौंदर्य प्रदान करता है। सूर्यास्त की फोटोग्राफी के लिए वह आदर्श है। उसका सूर्यास्त प्रकृति के साथ स्तब्ध कर देता है। अर्थात ये जो मानस बल है, और मानस बल खास करके देखिए जब सूर्यास्त के समय फोटोग्राफी के लिए ज़्यादा प्रसिद्ध है, तो हर झीलों की अपनी विशेषता है, तो वो सब आप लोग याद रखिए। मैंने भी मानस बल को देखा है, फिर भी मैं उस वर्णन से गदगद हो उठता हूँ और उसी क्षण मुझे शेषनाग की याद हो जाती है। अब देखिए धीरे धीरे देखिए सभी जो प्रमुख झीलें हैं उनका देखिए यहाँ पर वर्णन हमको मिल रहा है। लगभग 12,000 फुट की ऊंचाई पर उस हरित वर्णी झील में जब ब्रह्मा विष्णु महेश नामधारी 3 धवल शिखर झांकते हैं तो पृथ्वी और अंबर दोनों मचल मचल उठते हैं। तो देखिए कहा जाता है कि ये जो शेषनाग है, शेषनाग देखिए सबसे ऊंची झील मानी जाती है, यानी हिमालय के गोद में बैठी हुई ये झील है जिसका नाम है शेषनाग। और शेषनाग के चारों तरफ 3 देखिए पहाड़ी है जिनके नाम है ब्रह्मा विष्णु महेश कहा जाता है। और ये तीनों पहाड़ियों देखिए उसमें झांकते हैं या उनकी छाया उसमें दिखाई देती है, तो गजब का सुंदर वहाँ का दृश्य लगता है। मैं उसे देखता ही रह गया था, सोच रहा था वर्षा के अधिकांश भाग में ठंडे बर्फ के नीचे यह अपने रूप को कैसे संजोए रखती है। और वह पवित्र गंधारबल, आप देखिए यहाँ पर गंधारबल का भी नाम आ गया है, शेषनाग के बाद गंधारबल। गंधारबल भी तो इतनी ऊंचाई पर हरमुख की ढलानों पर स्थित है। और सबसे बड़ी पहाड़ी झील कौसरनाग, अब देखिए कौसरनाग सबसे बड़ी पहाड़ी झील, यानी कश्मीर में सबसे बड़ी पहाड़ी झील का नाम क्या है, तो वहाँ पर देखिए कौसरनाग आपको याद रखना चाहिए, क्योंकि इन्हीं में से देखिए प्रश्न निकलते हैं और जिसका जवाब आप लोगों को देना पड़ता है। हाँ, उसमें बर्फ के तौंदे तैरते रहते हैं और वह ऋतु के अनुसार रंग बदलती है। अब देखिए हर ऋतु में, वर्षा ऋतु में अलग रंग, उसमें ग्रीष्म ऋतु में अलग रंग, तो इस तरह देखिए वसंत ऋतु में अलग रंग, तो इस तरह देखिए उनके रंग बदलते हैं। मैं तैयार हो रहा हूँ और इन परिचित झीलों के चित्र आंखों में उभर रहे हैं। मुझे वुलर की याद आती है। अब देखिए वुलर का नाम अभी तक नहीं आया था। अब इस वुलर की देखिए विशेषता देखिए, मैं पढ़ रहा हूँ, आप लोग भी पढ़िए, ध्यान दीजिए। मुझे वुलर की याद आती है जो एशिया में सबसे लंबी ताज़ा पानी की झील है। इससे पहले डल झील के बारे में हमने पढ़ा था, 5 मील लंबी और 2 मील चौड़ी, लेकिन ये जो वुलर झील है यह 15.5 मील
यानी डल झील से लगभग 3 गुना और 5 मील के विस्तार में फैला हुआ उसका हरा भरा जल मन को गरिमा से भर देता है। अर्थात डल झील देखिए 5 किलोमीटर लंबी और 2 किलोमीटर चौड़ी है, जबकि ये जो वुलर नदी है, वुलर झील है 15.5 मील लंबी है और 5 मील देखिए चौड़ी है, विस्तार वाली है। तो ये भी याद रखिए, पूछा जाता है कि वुलर झील कितनी लंबी और चौड़ी है, या डल झील कितनी लंबी और चौड़ी है। तो इस तरह के प्रश्न पूछे जा सकते हैं, आप लोग इसको ध्यान में रखिए। ऊपर शिखर पर चढ़कर देर तक बैठा देखता रहा था। संध्या धीरे धीरे उतर रही थी और हरितिमा का रंग और भी गहरा हो रहा था। सामने थी वेदकालीन प्रसिद्ध नदी वितस्ता, जो बेरी नाग से निकलकर धीर मंतर गति से घाटी को सींचती हुई उसे रूप देती है। अब देखिए, कभी ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि कश्मीर में वेदकालीन प्रसिद्ध नदी का नाम क्या है, तो उसका नाम है वितस्ता। ध्यान दीजिए, वेदकालीन प्रसिद्ध नदी जिसका नाम है वितस्ता। ये भी देखिए प्रश्न पूछा जा सकता है, इंटरनल में पूछा जा सकता है, फिर आप पब्लिक एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो इसको आप लोग ध्यान रखिए। वह कश्मीर का प्राण है, और कहा जाता है ये जो वितस्ता नदी है वह देखिए कश्मीर का प्राण कहा जाता है। यानी हर जिलों का अपनी एक विशेषता है। वही विस्तता वुलर में आत्मसमर्पण कर रही है, कहीं उफान नहीं। हाँ, तो मैं देखिए अंतिम पेज पर जा रहा हूँ। आप लोग देखिए स्क्रीन पर देखिए, ये इस पाठ का अंतिम पेज है। अब हमारा जो पाठ है लगभग समाप्त होने जा रहा है। मिलन की उत्तेजना भी नहीं, पर जब दूसरे किनारे से निकलकर वह आगे बढ़ती है तो जैसे वुलर का संसर्ग उसे गति से भर देता है। वह मचल उठती है। किशोरी एक रात में युवती ही हो गई है। अर्थात ये जो वितस्ता नदी है वह वितस्ता नदी आगे जाकर के वुलर नदी में मिल जाती है। अभी मैंने वुलर नदी के बारे में कहा था कि वह देखिए 15.5 किलोमीटर लंबी है और 5 किलोमीटर चौड़ी। और ये जो वितस्ता नदी है ये वेदकालीन प्रसिद्ध नदी झील है, तो इसमें ये जो झील है उसमें जाकर के मिल जाती है। हाँ, वह मचल उठती है, किशोरी एक रात में युवती हो गई हो। अब्दुल्ला मुस्कुराकर कहता है, शिकारा कभी का आ गया साहब, जाइए ना, किनारे पर आपके साथी राह देखते होंगे, आप तो कहीं खो गए हैं। अब देखिए यहाँ पर ये जो विष्णु प्रभाकर जी है वह डल झील में ही एक शिकारे पर अलजीरा में बैठे हुए हैं, और इस तरह देखिए पूरे कश्मीर के बारे में सोचते हुए हमारे सामने देखिए वो बोलते रहते हैं। और तब देखिए चाय पीना भूल गए थे, तब वो याद दिलाते हैं अब्दुल्ला कि भाई चाय पी लीजिए। अब चाय पीने के बाद फिर वो खो जाते हैं और सारा वर्णन हमारे सामने प्रस्तुत करते हैं। फिर देखिए उनको अब्दुल्ला ही उनको देखिए फिर से वो होश में लाते हैं और बोलते हैं भाई आपके जो मित्र लोग हैं वो आपका राह देख रहे हैं और आप तो लगता है आप कहीं खो गए हैं। तो फिर से देखिए उनको याद दिलाया जाता है। मैं जैसे सिहर उठता हूँ, फिर मुस्कुराकर शीघ्रता से शिकारे में जा बैठता हूँ, जो धीरे धीरे डल पर तैरता हुआ किनारे की ओर बढ़ चलता है। आसपास और शिकारे हैं, उनमें किशोरियां हैं, बालक हैं जो सलाम करते हैं और मेरा उत्तर सुनकर हंस देते हैं। लगता है मानो झील खिलखिला पड़ी हो। मैं मन ही मन उन मित्रों को पुकारता हूँ, आओ भाई आओ, 2 क्षण की शांति के लिए ही यहाँ आकर देखो, ये झीलें तुम्हें संजीवनी से भर देगी। संजीवनी ही संघर्ष की शक्ति है। झीलों से दृष्टि उठाओगे तो उपवन मृदु मधुर स्वर में तुम्हें पुकारेंगे। अर्थात यहाँ के झील ही सुंदर नहीं है, बल्कि झील के आसपास जो देखिए जंगल है, जो पहाड़ है, बड़े बड़े पहाड़ है, वो भी देखिए हमारा मन आकर्षित करते हैं। झरनों का संगीत तुम्हें आकर्षित करेगा, और गिरी शिखर और स्तब्ध कर देने वाली चरागाहें। अर्थात वहाँ पर देखिए जो चरागाहें हैं, जहाँ पर देखिए बकरी हो या गाय हो या अन्य जगह जानवर है जो चरते हैं, जिनको चरागाह कहा जाता है। सच तो यह है कि कश्मीर के कोने कोने में सौंदर्य बिखरा पड़ा है। अब देखिए यहाँ पर लेखक कह रहे हैं
कि कश्मीर के कोने कोने में सौंदर्य बिखरा पड़ा है। तो ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि कश्मीर के कोने कोने में क्या बिखरा पड़ा है। ध्यान दीजिए कि क्योंकि ये इन्हीं पाठ में से देखिए प्रश्न निकलते हैं, तो इसीलिए देखिए जब भी आप पाठ पढ़ते हैं तो कुछ बातों पर ध्यान देना चाहिए। तो यहाँ इस वाक्य को मैं फिर से पढ़ रहा हूँ। सच तो यह है कि कश्मीर के कोने कोने में सौंदर्य बिखरा पड़ा है। तो मैंने अभी कहा था कि कश्मीर के कोने कोने में क्या बिखरा पड़ा है, तो इस तरह का भी प्रश्न पूछा जा सकता है। तो वहाँ पर देखिए आपका जो आंसर है वो आंसर रहेगा सौंदर्य। सौंदर्य ने विद्रोह कर दिया है, अर्थात बहुत ज़्यादा सौंदर्य उस धरती पर है। यानी कश्मीर का जो भाग है तो वहाँ की झीलें, वहाँ का वन, वहाँ के पहाड़, वहाँ के लोग, वहाँ के नर नारियाँ, वहाँ के युवतियाँ, वहाँ के देखिए व्यापारी, ये सब ही एकदम अनोखे हैं और सब देखिए सौंदर्य से भरे हुए हैं। और यहाँ पर तो देखिए लेखक ने कमल वनों से यानी कमल फूलों से देखिए बच्चों की तुलना की है। जिस तरह देखिए लाल लाल कमल के फूल होते हैं, उसी तरह देखिए ये जो कश्मीर के जो बच्चे होते हैं वो भी देखिए गोरे चिट्टे लाल जैसे दिखते हैं। और इसीलिए देखिए इस पाठ का जो अंतिम वाक्य है, सौंदर्य ने विद्रोह कर दिया है, अर्थात बहुत ज़्यादा सौंदर्य कश्मीर में बिखरा हुआ है। तो इस तरह देखिए यहाँ पर ये पाठ यहाँ पर समाप्त होता है और बहुत ही बढ़िया पाठ है। और आप लोग इसको एक दो बार अगर आप इसको पढ़ लेंगे तो शायद आप कभी भूलेंगे नहीं। और ख़ास करके देखिए कश्मीर का जो सौंदर्य है वो देखिए आप लोगों के मन में बैठ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए मैं इस पाठ को यहाँ पर समाप्त करता हूँ। और देखिए समय भी 30 मिनट से ज़्यादा हो गया है, तो 30 से 35 मिनट के बीच में ही देखिए हमें वीडियो बनाना है। तो आज के लिए बस इतना ही। कल हम देखिए फिर मिलेंगे अगले लेसन के साथ। सभी को धन्यवाद।